हेलो स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का साइंस का बोर्ड का एग्ज़ाम है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर ली होगी। लेकिन आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है और आप कई सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको कई सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, मतलब ये मस्ट हैव क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो आप लोग कर रहे हैं वो तो अच्छी तरीके से करते रहिए, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इनको आपने छोड़ना नहीं है, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिए। अभी मैं आपको पहले केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर के, तो आप इनको अच्छे से देखिए और आप ये भी चेक कीजिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। बाकी थोड़ा सा मैं इन क्वेश्चंस का ब्रीफ भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा जहाँ जहाँ जरूरत होगी। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कि किस तरीके से उनको करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो मस्ट हैव क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स इनके बिना आप ये समझिए कि बन ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसके लिए। देखिए, जैसे अगर इसने कह रखा है कि भाई सब्सटेंस एक्स है और उसको व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, तो वो सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि व्हाइट वॉशिंग के लिए तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज करते हैं। बिल्कुल सही यूज करते हैं, यही इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जब इसने कह दिया सेकंड पार्ट में कि आपने इस एक्स की वाटर के साथ भी रिएक्शन लिखनी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्स होगा वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा और वाटर के साथ जब हम उसकी रिएक्शन लिखेंगे तो उससे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है हमारा क्विक लाइम। वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, रेस्पिरेशन में आपने अगर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको पता होगा इसमें कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज हमने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है डाइजेशन के बाद, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। फिर जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो इस ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज का कंबशन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि इसका कंबशन और कंबशन होने पर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन हमें यही पता है, वो दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी रिलीजेस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप अगर ये क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पहले इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, लैंग्वेज में 2 या 3 लाइन में आपने इसका आंसर लिखना है और रिएक्शन अगर आप लिख दोगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात रहेगी, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आप लोगों के लिए बन जाएगा और मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जितने भी जैसे चिप्स के पैकेट हैं या कोई भी फूड आइटम्स हैं जो जिनमें ऑयल होता है, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनमें एयर अगर भरते हैं, ऑक्सीजन अगर हम डालते हैं, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे और इनमें से स्मेल आने लग जाएगी, जैसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी वाला हमारा यही प्रोसेस होता है कि जब ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। और चिप्स जो होंगे स्वाद उनका बिल्कुल खराब हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। उनको बचाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है वो इनर्ट गैस होती है, वो ऑयल से रिएक्ट नहीं करती। तो इसका आंसर आप एक बार लैंग्वेज में देख लेंगे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सब जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान, एक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और एक्सचेंज ऑफ आयंस। 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान होती है। और जो प्रेसिपिटेट इसमें बनता है, कुछ रिएक्शंस में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, कुछ में व्हाइट कलर का, वो आप 1 या 2 रिएक्शंस याद रख लेंगे इसकी। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन जैसे कोई भी मेटल अगर है उसका ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है या ऑक्साइड के लेयर या सल्फाइड के लेयर अगर उसके ऊपर चढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे आयरन के केस में आयरन के ऊपर भी अगर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो वो भी कोरोजन होता है। आयरन के केस में उसको हम रस्टिंग कहते हैं।
रेंसिडिटी अभी मैंने आपको बताई थी, अगर ऑयल का ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट अगर कर जाता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन या रेंसिडिटी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। ये एक हॉर्स वाले क्वेश्चन में ये इंक्लूड हो सकता है और ये आ भी सकता है। फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। अब थोड़ा सा आप इसमें समझिए, आपने पूरी एनसीईआरटी में फेरस सल्फेट की मात्र एक ही रिएक्शन पड़ी हुई, तो ये है FeSO4, और इसने बोला कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर आता है बर्निंग सल्फर का। एक बर्निंग सल्फर की इसमें क्या होती है, हमें स्मेल आती है, केमिकल रिएक्शन बतानी है आपने, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आपने ये एक ही रिएक्शन पढ़ी हुई है कि अगर हम FeSO4 को हीट करते हैं तो एक तो बनता है Fe2O3 और SO2 और SO3, इन्हीं दोनों गैसेस से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। और एक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, टाइप इसने पूछी थी तो डीकम्पोजिशन। इससे पहले का भी एक स्टेप होता है एक्चुअली में, ये FeSO4 जो है आपको पता होगा ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। पहले हम इसी को हीट करते हैं और इसको जब हीट करेंगे तो वाटर सारा रिमूव हो जाएगा, ये कलरलेस हमारा हो जाता है, और कलरलेस होने के बाद फिर ये डिकम्पोज हो जाता है और SO2 और SO3 गैस बना देता है। गैसेज हैं तो हम एरो एक अपवर्ड डायरेक्शन में बना सकते हैं गैसेज को शो करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है, इसमें आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको देखिए, मैं आंसर्स मैं आपको थोड़ा कम बताऊंगा अब, क्योंकि सारा टाइम आंसर्स में निकल जाएगा। आंसर्स आप कहीं से भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएंगे। कोई अगर ना आए समझ में तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे। मैं अभी आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे बताने हैं, टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ये आप ध्यान रख लेंगे। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक गैस हमेशा डबल होती है और दूसरी उसकी हाफ क्यों होती है। तो इसका सिंपल से रीजन दे सकते हैं आप कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2:1 होता है। इसी की वजह से जो गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी वो भी 2:1 के रेशो में प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं जिसमें रिएक्शन आपको फॉर्म करनी होगी। जैसे आपको बता दिया गया नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो वो रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। या कई सारे रिएक्शंस आपकी बैलेंसिंग की भी आ सकती हैं। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। इसके लिए आप NCERT वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कर लीजिए, एक्सरसाइज वाले। नेक्स्ट, टू फाइंड विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ी थी, आपको इसमें ध्यान रखना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। जैसे सपोज ये रिएक्शन है, एक हम Fe2O3 लेते हैं और एल्यूमिनियम लेते हैं, इनके रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है Al2O3 और Fe। बैलेंस आप इनको कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आप देखिए Fe2O3 से Fe बन रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब भी ऑक्सीजन की, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा हो या हाइड्रोजन कम हो रहा हो तो वो हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, और अगर इसका उल्टा हो रहा हो, ऑक्सीजन कम हो रहा हो या हाइड्रोजन बढ़ रहा हो तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। अब यहां देखिए Fe2O3 से Fe बन रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। और यहाँ Al से Al2O3 बन रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एक आंसर मैं यहीं पर ही बता देता हूं। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 का ट्वाइस। इसने कहा कि अगर हम इसको हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में, एक कॉपर ऑक्साइड बनता है, एक ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और एक ब्राउन गैस फॉर्म होती है। आपको याद होगा, नहीं याद होता आप याद रख लीजिए, पूरी केमिस्ट्री में हमने ब्राउन गैस एक ही पढ़ी है जो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो गैस बन रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और देखिए इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में फ्री के मार्क्स है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने करनी है, लिख दी, बैलेंस इसको आप कर देंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस NO2 और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको पता चल रहा है ये कौन सी रिएक्शन है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप मुझे बताइए। अभी आप पहले ये पूरा पेपर एक बार देख लीजिए, फिर कमेंट में आकर आप इसका एक बार आंसर मुझे बताइए। मुझे पता चलना चाहिए आपको कितना आता है। CO2 और हाइड्रोजन गैस की टेस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट, वाई शुड सॉर कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स। देखिए कर्ड खट्टा होता है, सॉर सब्सटेंस मतलब खट्टे, जितने भी सारे खट्टे सब्सटेंस हैं उनको हम तांबे के बर्तनों में या ब्रास पीतल के जो बर्तन होते हैं उसमें हम नहीं स्टोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खट्टे होते हैं। खट्टे होने का मतलब है एसिडिक, और जो कॉपर है वो मेटल होता है। तो ये एसिडिक जो सब्सटेंस है ये मेटल से रिएक्ट करके एक पॉइजनस सब्सटेंस बना लेता है, इसलिए कभी भी इनको तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। ये भी क्वेश्चन काफी चांसेस हैं इसके आने के। डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर करता है। सिंपल सा इसका रीजन है आयंस। रेन वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी प्लेस्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जरा सा भी मॉइस्चर अगर इसको मिल जाए तो ये जिप्सम बना देता है, वाटर से रिएक्ट करके जिप्सम बना देगा, और जिप्सम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे लिए फिर बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें पता है, जब एसिड और बेस की हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जैसे एक ये बेस है और एक ये एसिड है, इनकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमारी। नेक्स्ट है फॉर प्रिपेयरिंग, इसका सेकंड पार्ट है कि रह गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन एक बार आप टाइम लगाकर जरूर इसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस अभी मेरे पास हैं, ये पूरी केमिस्ट्री मैं इसमें कवर कर रहा हूं, तो मैं सॉल्यूशंस आपको थोड़ा कम बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड को जब एगशेल में डालते हैं तो क्या होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर, फॉर प्रिपेयरिंग केक बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। इफ यू यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन मेकिंग ऑफ द केक। ये क्वेश्चन कई बच्चों ने मेरे से बार बार पूछा है और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर समझ लीजिए जरा अच्छे से। केक देखिए, एक होता है बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है, ये कड़वा होता है। अगर हम केक बनाने में इसका अगर यूज कर लेंगे तो केक कड़वा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में कोई भी एक वीक एसिड मिला देते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड। जब इसमें वीक एसिड मिला देते हैं तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। उसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, यही है, इस पूरे को मिलाकर ही हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, और केक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आप एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट है, हाउ इज टूथ डिके कॉज्ड। एक सेकंड चैप्टर में भी है क्वेश्चन और लाइफ प्रोसेस में भी है, दोनों का आंसर आप इसमें लिख सकते हैं कोई सा भी। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने जरूर करके जाना है। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, पहला ये। इसके बाद आ जाएगा सेम यही क्वेश्चन, उसमें वॉशिंग सोडा। फिर इसके बाद एक आ जाएगा हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा NaOH को कहते हैं, NaOH की प्रिपरेशन। फिर एक आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। फिर एक आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर एक आ जाएगा जिप्सम। तो ये सारा आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, इसमें से कुछ आपने छोड़ना नहीं है, कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से आ ही जाएगा। नेक्स्ट है, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर उनको एयर में या पानी में अगर हम स्टोर करते हैं तो उसमें आग लग जाती है, इसलिए उनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई। नेक्स्ट है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। F2, Na2O, NaCl, MgO, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। कई सारे सब्सटेंस की, कंपाउंड्स की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी जा सकते हैं, तो इनको एक बार आप गो थ्रू कर देंगे। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं और सॉल्ट और बाकी सब्सटेंस वो बनाते हैं।
नेक्स्ट है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताई थी मैंने आपको। ये रिएक्शन जो है ये थर्माइट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि ये जो आयरन है ये हमें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल गला हुआ लोहा, मोल्टन आयरन हमें इसमें से मिलता है। और इसको यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड चैप्टर में से हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। 3 हमने पढ़ा था, एक जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं, एक लो में होते हैं और एक जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों को अपने बारी बारी से कर लेना है। जो लो रिएक्टिव होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनको कर लेंगे। मीडियम वाले में आप 2 प्रोसेस पढ़ेंगे, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। तो इनके बीच में डिफरेंस और इनसे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम आप जरूर बनाएं, चाहे आपसे कहा जाए या ना कहा जाए। देखिए ये डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इसके अलावा डिफरेंट एलॉयज आपने याद रखना है, जैसे वो किससे मिलकर बने हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है, आपको पता होगा आयरन, कार्बन और उसमें 1-2 चीजें और मिलाई जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग एलॉयज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड्स और उनके टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उनकी टाइप्स और एग्जांपल्स याद रखने हैं। एक ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि व्हाई डू कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसके आप 2 ही पॉइंट अच्छे से याद रख लेंगे। एक तो होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट है उसकी अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है। और एक दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना। आपकी ये साथ साथ रिवीजन भी हो रही है। आप जो जब ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप खुद भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं या आपको पता चल रहा है ये क्वेश्चंस क्या है, तो मतलब आप समझ लीजिए आपकी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी हो चुकी है। अगर नहीं तो अभी भी आपके पास आज का भी दिन है। 2 घंटे में ये सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 से 3 घंटे में। तो आप इनको जरूर कर लीजिए। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। जब आपने चैप्टर करा होगा तो बहुत सारी नेमिंग आपको करवाई गई होगी और स्ट्रक्चर्स बनाना ये सभी आप कर लेंगे। 2 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। एनसीईआरटी में दियो में है ये, तो आप ये इनके स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके अलावा आइसोमर्स की डेफिनेशन, होमोलोगस सीरीज, छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर 4th चैप्टर में ये जितनी भी ये रिएक्शंस लिखी हैं, ये इनमें से 1 या 2 रिएक्शन जरूर आनी है। कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, एडिशन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इथेनॉल की प्रॉपर्टीज। इथेनॉल के रिएक्शन एक सोडियम मेटल के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये वही वाले रिएक्शन है जिसमें 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और एल्कीन बनता है, इथीन बनता है। इसी तरह से इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज हो गई। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मस्ट हैव रिएक्शन है। ये इसके क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं कि एक सब्सटेंस एक्स है, उसको हीट करा तो ये बना, फिर उसमें फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड बनेगा, तो बताना होता है आपको कि कौन सा कंपाउंड है। तो इसको हर तरीके से आप लोग करके जाएंगे। फिर ये सैपोनिफिकेशन और Na2CO3 और NaHCO3 के साथ इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आप देख सकते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का फॉर्मेशन क्या, सोप क्लीनिंग कैसे कर पाता है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। और सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है डॉबेरिन ट्राइब्स लो। देखिए इनके चांसेस कम है, ये आपसे नहीं पूछेंगे डॉबेरिन ट्राइब्स लो क्या है बताओ। ये छोटे क्वेश्चन है, बस एक बार इनको आप रीड कर लेना जस्ट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसकी लिमिटेशन, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, उसके अचीवमेंट्स और लिमिटेशन। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप नंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना। आपसे कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा कि एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का, सपोज जैसे मैग्नीज आपको 12 दिया हुआ है, तो पूछा जाएगा एलिमेंट कौन सा है और उसका ग्रुप और पीरियड कौन सा है, तो आप वो बता देंगे। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसीन पर क्या फर्क पड़ता है और अलोंग द पीरियड क्या फर्क पड़ता है। एक बार इनको जरूर अच्छे से रीड कर ले। नेक्स्ट है चैप्टर, नेक्स्ट एक है ये, इसमें ज्यादा पार्ट से इसलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने आपको ऐसे बता दिया। एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का, चैप्टर 5 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5, 6, 7 और 9, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। और अगर किसी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन आपको अगर होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। अभी मैंने केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट किया है, थोड़े टाइम बाद ही, थोड़ी देर बाद ही मैं एक फिजिक्स का या बायोलॉजी का सेक्शन भी आपके सामने लेकर आऊंगा। जब तक आप इसको बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू आप लोग कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 2 या 3 घंटे बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच।